चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन जर्नी में। दोस्तों, इतिहास में जब जब पृथ्वीराज चौहान की चर्चा आती है तब तब ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग एक और राजा का जिक्र करते हैं जिसका नाम है जयचंद। धोखेबाज, देशद्रोही या गद्दार जयचंद का नाम तो मानो इन पाखंडी लोगों के लिए एक मुहावरा ही बन गया है। आखिर ये धूर्त प्रवृत्ति के लोग किस आधार पर जयचंद को गद्दार, धोखेबाज और देशद्रोही सिद्ध करते हैं? क्या कोई इस बात का पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध है कि जयचंद गद्दार था, या किसी गपोड़ी ने कोई किताब लिखी जिसमें जयचंद को एक साजिश के तहत गद्दार घोषित कर दिया और आगे चलकर तमाम ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों ने यह दुष्प्रचार फैला दिया? कहते हैं ना कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, बोलते जाओ जब तक कि देश की भोली भाली जनता इस झूठ को सच न स्वीकार कर ले। आज तक हमें पढ़ाया जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो नाम से एक किताब लिखी। इसी किताब में पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद्र का जिक्र आता है, जिसमें कहा गया है कि जयचंद्र ने दिल्ली की सत्ता के लालच में मोहम्मद गोरी का साथ दिया, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान को हार हो गई थी और यहीं से भारत में इस्लाम सल्तनत की शुरुआत हुई थी। मतलब पहले एक फर्जी किताब लिखो, फिर उसी किताब को प्रमाणित सिद्ध कर दो। एक बार प्रमाणित सिद्ध हो जाए फिर उसी को इतिहास में पढ़ा दो, और जो घटना कभी हुई ही नहीं उसे ही दुष्प्रचार के माध्यम से जनता पर थोप दो। तो आइए दोस्तों, पकड़ते हैं चंद्रबरदाई के द्वारा फैलाए गए झूठ को। उससे पहले आप सभी दोस्तों से अपील है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो दोस्त चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लौटते हैं अपने वीडियो पर। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में कहानी देखी कितनी चतुराईपूर्ण लिखी है। कहते हैं पृथ्वीराज अजमेर के राजा सोमेश्वर के बेटे थे। सोमेश्वर की शादी दिल्ली के राजा अनंगपाल की बेटी कमला से हुई। दूसरी बेटी की शादी कन्नौज के राजा विजयपाल से हुई, जिनसे जयचंद पैदा हुए। अनंगपाल ने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया। जयचंद को यह बात बुरी लगी। बाद में जयचंद ने यज्ञ का आयोजन किया और बेटी संयोगता का स्वयंवर रचा। पृथ्वीराज चौहान यज्ञ में नहीं आए तो गुस्से में जयचंद ने पृथ्वीराज की मूर्ति दरवाजे पर रखवाई। चूंकि संयोगता को पृथ्वीराज पसंद थे, उसने पृथ्वीराज की मूर्ति पर माला डालकर अपने प्रेम का इजहार कर दिया। बाद में पृथ्वीराज आए, लड़ाई किया और संयोगता को दिल्ली से ले आए। पृथ्वीराज रासो के मुताबिक पृथ्वीराज का ध्यान संयोगता पर ज्यादा रहा। बाद में मोहम्मद गोरी का हमला हुआ जिसमें गोरी की हार हुई। गोरी को छोड़ दिया, मतलब पहले लड़ाई हुई थी तो गोरी को छोड़ दिया था। फिर गोरी ने दोबारा हमला किया और पृथ्वीराज को पकड़कर गजनी ले गया, और पीछे से कवि चंद्रबरदाई भी पहुंच गए वहां पर। चंद्रबरदाई के इशारे पर शब्द भेदी बाण से गोरी की हत्या कर दी। फिर पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने आपस में एक दूसरे के प्राण ले लिए ताकि गोरी की सेना के हाथों ना मारे जाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के जाने माने इतिहासकार और विद्वान थे, जिनका जन्म 1884 और निधन 1941 ईस्वी में हुआ। वो अपनी किताब में लिखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास जो उनकी किताब है उसमें लिखते हैं कि पृथ्वीराज रासो में दिए गए साल ऐतिहासिक तथ्यों के साथ मेल नहीं खाते हैं। ऐसे में पृथ्वीराज के दौर में इसके लिखे जाने पर संदेह है। अनेक विद्वानों ने इन कारणों से पृथ्वीराज रासो को 16वीं शताब्दी यानी 1500 से 16वीं में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। रासो में चंगेज, तैमूर जैसे कुछ बाद के शासकों के नाम आने से यह शक और मजबूत होता है। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल 1177 से 1192 ईस्वी में था, तो ऐसे में चंद्रबरदाई या उनके बेटों का पृथ्वीराज रासों में लगभग 200 साल बाद के शासक तैमूर का जिक्र करना कैसे संभव है? वहीं दूसरे मशहूर इतिहासकार और हिंदी लेखक राय बहादुर पंडित और गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने भी पृथ्वीराज रासो को कल्पना और तथ्यों से कोसों दूर बताया है। आचार्य शुक्ल आगे लिखते हैं कि
पृथ्वीराज रासो की राजसभा के कश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नाम का काव्य लिखा है, जो पूरा नहीं मिलता है। इस पृथ्वीराज विजय की घटनाएं इतिहास के हिसाब से सटीक लगती हैं। इसमें पृथ्वीराज की मां का नाम कर्पूर देवी लिखा हुआ है, जिसका समर्थन हांसी के शिलालेख से भी होता है। हांसी हरियाणा के हिसार में पड़ता है और यह जगह पृथ्वीराज चौहान के किले के लिए मशहूर है। यहाँ से मिले शिलालेख, दान पत्र और प्राचीन सिक्के भी पृथ्वीराज रासो में लिखे साल से मेल नहीं खाते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज और गौरी के युद्ध के बारे में संवत 1115 यानी साल 1080 में लिखा, जबकि शिलालेख और फारसी इतिहास के मुताबिक गौरी और पृथ्वीराज का युद्ध साल 1191 में हुआ और भारतीय इतिहास की किताबों में भी यही साल मिलता है। गौरी शंकर ओझा के मुताबिक पृथ्वीराज रासो 1600 विक्रम संवत यानी साल 1543 में लिखा गया, यानी पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के 351 साल बाद। आचार्य शुक्ल अपनी पुस्तक में आगे लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि पृथ्वीराज के बेटों गोविंदराज या हरिराज के किसी वंशज के यहाँ चंद नामक कोई भट्ट कवि रहा होगा, जिसने इनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता को लेकर कुछ लिखा हो। इन्हीं सब को उस दौर का मानकर रासो के नाम से ये इमारत खड़ी की गई है। एक ऐसी पुस्तक जिसकी प्रामाणिकता पर भी अनेक विद्वान उंगली उठा रहे हों, उस पुस्तक के लेखक द्वारा लिखित राजा जयचंद का इतिहास कितना प्रामाणिक हो सकता है, जरा सोचिए दोस्तों। जिस लेखक को राजा जयचंद के खानदान का भी पता ना हो, ऐसे धूर्त लेखक द्वारा लिखी गप्पों पर कैसे भरोसा किया जाए। जयचंद्र को राठौर वंश का शासक लिखा हुआ है पृथ्वीराज रासो में, जबकि राजा जयचंद गेहड़वाल वंश के थे। एक महान राजा जयचंद को पृथ्वीराज रासो नाम की इस जाली किताब के आधार पर आज तक कुछ धूर्त और मानसिक रोगी राजा जयचंद को गद्दार, देशद्रोही घोषित कर देते हैं, लानत है इन बीमार मानसिकता के लोगों के प्रोपगेंडा फैलाने पर। तो चलिए दोस्तों, एक महान बौद्ध सम्राट जयचंद पर लगाया गया आपेक्ष को सच्चाई और सबूतों के आधार पर हटाते हैं और समझने के लिए इतिहास में पीछे की ओर लौटते हैं। भगवान बुद्ध ने गुरु पूर्णिमा के दिन पहली बार सारनाथ में गुरुपद से ज्ञान दिया था। ठीक इसी गुरु पूर्णिमा के दिन गोविंद चंद ने जैतवन के भिक्षु संघ को गुरु मानते हुए 6 गांवों की आय दान में दिए थे, जिससे गुरु पूर्णिमा का इतिहास पता चलता है। अब यहाँ पर सोचने और समझने वाली बात आती है कि गोविंद चंद्र कौन थे। जी हाँ दोस्तों, गोविंद चंद्र उसी महान राजा जयचंद्र के दादा थे। वही जयचंद्र जिसे भारतवासी लोग, खासकर ब्राह्मणवादी लोग, हिकारत से गद्दार और देशद्रोही कहकर चिल्लाते हैं। सारनाथ के उत्खनन में पत्थर पर लिखा एक अभिलेख मिला है, जो कि 12वीं शताब्दी का है, जिसकी भाषा संस्कृत और लिपि नागरी है। इसे कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख कहा जाता है। कुमार देवी कौन थी? गेहड़वाल नरेश गोविंद चंद्र की पत्नी और काशीराज जयचंद की दादी थी। कुमार देवी द्वारा 9 मंजिल बुद्ध विहार बनाए जाने की बात इस अभिलेख में विस्तार से लिखी हुई है। महापंडित के नाम से मशहूर राहुल सांकृत्यायन ने 1949 में बौद्ध संस्कृति नाम से एक पुस्तक लिखी, जिसे 1953 में आधुनिक भवन कोलकाता ने छापा था। पुस्तक में बताया गया है कि महाराजा जयचंद के दीक्षा गुरु बौद्ध संत जगन्मित्रानंद थे। जगन्मित्रानंद बौद्ध धर्म हेतु तिब्बत देश चले गए थे, जहां बौद्ध साहित्य पर काम किए थे। वहीं से अपने शिष्य महाराज जयचंद को लंबा पत्र लिखे। वही पत्र आज भी चंद्रराज लेख नाम से तिब्बती भाषा में उपलब्ध है। ये तमाम बातें इस ओर इशारा करती हैं, या यूँ कहें कि सिद्ध करती हैं कि महाराजा जयचंद एक महान बौद्ध सम्राट थे, जिन्हें बुद्धिस्ट राजा होने के नाते कुछ धूर्त और पाखंडी विचारधारा वाला लोगों ने एक निश्चित एजेंडा के तहत देशद्रोही और गद्दार घोषित कर दिया, जबकि वो एक सच्चे देशभक्त राजा थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।